नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से विवाद उस समय गहरा गया है जब अखिलेश यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी है और ये तस्वीर लखनऊ में आयोजित एक रोजा इफ्तार पार्टी की बताई जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव कथित रूप से आपराधिक मामलों में लिप्त रहे व्यक्तियों जैसे कि मुन्ना अली के साथ हाथ मिलाते और फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही ये तस्वीर सार्वजनिक हुई, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और विरोधी दलों ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों से नजदीकी रखने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अबरार उर्फ मुन्ना और आलिम जनपद बांदा से जुड़े हुए हैं और उन पर हत्या के प्रयास, रजिस्ट्री चोरी और गैंगस्टर जैसे तमाम गंभीर मामले दर्ज है। ऐसे में दोनों को सजा भी हो चुकी है और वो लगभग 1 दशक तक जेल में रहने के बाद फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा उन पर लोगों को डराकर जमीनों पर कब्जा करने और अवैध प्लॉटिंग के आरोप भी लगते रहते हैं। स्थानीय स्तर पर ये लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ अक्सर तस्वीरें साझा करते रहते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ का भी संकेत मिलता है। और इस पूरे मामले पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की राजनीतिक तुष्टीकरण पर आधारित है और अखिलेश यादव के विचारों में ये झलकता है। नंदी ने यह भी कहा है कि आपराधिक और माफियों से इस तरह की नजदीकियां जनता के लिए चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मुन्ना और आलिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, विशेष रूप से हाल ही में सामने आए जमीन कब्जाने के मामले को लेकर। और ये विवाद ऐसे समय पर अब सामने आया है जब यूपी की राजनीति पहले से ही कानून व्यवस्था और अपराध के मुकदमों को लेकर संवेदनशील बनी हुई है। वायरल तस्वीर ने न केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को हवा दे दी है, बल्कि ये भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या राजनीतिक दलों और आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों के बीच की दूरी वास्तव में उतनी है जितनी सार्वजनिक तौर पर दिखाई जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति जिनके ब्लड में ही घुसा, जिनके मन मस्तिष्क से वो निकलते ही नहीं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के, तो डीएनए में ये निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना तो वहीं से चला आ रहा है। अभी आपने देखा जब लोकसभा चल रही थी तो मजार के पास बैठ करके अपने सांसदों को बुला करके उन्होंने मीटिंग करी। रोजा अफ्तार में आप बता रहे हैं कि रोजा अफ्तार में उन्होंने एक बैठक करी, उसमें माफिया के साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट करी। तो अपराधी माफिया से इनका जन्म का रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति का इनका रिश्ता किसी से छिपा नहीं। कभी इन्होंने नवरात्र की पार्टी तो नहीं करी, रोजा इफ्तार पार्टी करी। ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना ज़्यादा घनघोर व्यस्त और मस्त हो गए हैं। इसी का कारण है कि समाजवादी पार्टी सिमटती जा रही है। निश्चित रूप से जनमानस ने इस तरह से मन बनाया है। अभी आपने देखा कि अभी हम लोगों ने जब लाभकारी योजना दी तो उसमें सभी का, किसी भी जाति धर्म मजहब से हमने भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं नारा, ये उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे, हमने सबको दिया। तो निश्चित रूप से जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है, 2027 में समाप्त होगी। कानपुर में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें संगठित मादक पदार्थ तस्करी के एक चौंकाने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कानपुर में कार्रवाई करते हुए तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से लगभग 50 किलो गांजा बरामद किया है। हैरानी की बात यह रही कि तस्कर इस अवैध माल को बेहद ही शातिर तरीके से वीआईपी यात्रियों की तरह ही ले जा रहे थे, ताकि किसी को उन पर कोई शक न हो। और इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से इस गैर कानूनी धंधे में सक्रिय बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि ये गांजा उड़ीसा से कानपुर लाया जा रहा था, जिसकी बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। तस्करों ने गांजा को महंगे और आकर्षक लग्जरी बैग में छिपा कर रखा था, जिससे ये सामान्य सामान जैसा लगे और सुरक्षा जांच के दौरान किसी का ध्यान न जाए। वो तेजस एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे ताकि आरामदायक यात्रा के साथ साथ शक से भी बचा जा सके। और इस पूरी कार्रवाई में एसीपी क्राइम और आईपीएस सौमित सहित कई अधिकारी जो थे वो मौके पर मौजूद थे। उनकी सूझबूझ और सटीक सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 125 खोए हुए मोबाइल इसमें नशे के विरुद्ध की करीब 25 लाख के मोबाइल भी लौटाए गए हैं। ऐसे में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आम जनता के बीच पुलिस की इस कार्रवाई से भरोसे को और मजबूत किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव के पर्यवेक्षण में गठित मोबाइल रिकवरी सेल ने अथक प्रयासों के बाद बड़ी संख्या में गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जनपद के कई थाना क्षेत्रों में लगातार मिल रही शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए टीम ने तकनीकी सहायता और सर्विलांस के जरिए लगभग कई जगहों पर 125 मोबाइल फोन खोज निकाले हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन के वास्तविक मालिकों को पहचान कर उसकी सूचना दे दी गई है, ताकि वो अपने खोए हुए मोबाइल फोन वापस पा सके। और इस कार्रवाई से न केवल लोगों को राहत मिली है, बल्कि पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता का भी परिचय मिला है, जिसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका मोबाइल अब वापस नहीं मिलेगा। उनके लिए ये पहल किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। 3/2026 को अंबेडकर नगर पुलिस एवं मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा किया गया कार्रवाई के तहत इसी महीने में जितना खोया मोबाइल था हम लोग बरामद किया गया है। आज के दिनांक पे 125 मोबाइल, जिसका अनुमानित कीमत जो है 25 लाख रुपए के लगभग है, वो अपना ओनर्स को वापस किया जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश में डीजी महोदय के आदेश के तहत चलाया जा रहा अभियान के तहत ही ये कार्रवाई किया गया है। CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये मोबाइल्स को ट्रेस किया गया है और अलग अलग जगहों से इसको बरामद किया गया है। तो वहीं रायबरेली में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत शिवगढ़ थाना पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले एक सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से कई क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस जांच में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि ये गिरोह बेहद ही खतरनाक और तकनीकी तरीका अपनाकर चोरी करता था। आरोपी पहले चलती हुई बिजली लाइन में जानबूझकर शॉर्ट सर्किट करते थे, जिससे लाइन बाधित हो जाए और फिर मौके का फायदा उठाकर बिजली के तार काटकर फरार हो जाते थे। और इस तरह वो न केवल चोरी करते थे, बल्कि इससे आम जनता की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती थी और बड़ा हादसा का खतरा भी बना रहता था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 1 कुंतल से अधिक बिजली के तार काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटर और पंच मशीन बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस को बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में आज थाना शिवगढ़ के ग्राम गणेशगंज से कुछ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो बिजली का तार चोरी करते थे। बताते हैं कि घटनाक्रम ऐसा है कि अभी 14/15 की रात में भी इन्होंने एक चोरी किया था, जिसमें तार की लाइटें वगैरह, तार जो होता है उसको एक एल्युमिनियम के तार के माध्यम से उसको कट करते हैं, जिससे लाइट कट हो जाता है। तो फिर तार उसकी चेंज करके उसको जो है वो तार जो होता है लमसम उसको काट लेते हैं। उसी के क्रम में लमसम कल की रात में फिर ये लोग जो है आए थे, 5 लोग थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो है 1 कुंटल 12 किलो बिजली का तार जो है वो बरामद हुआ है और जो इनके पास काटने के जो संसाधन थे वो बरामद हुए हैं, जिसमें से एक कटर, एक अदद पंच मशीन, सिलाई रिंच, अदद प्लास और नट बोल्ट खोलने वाली चाबी और एक प्लास्टिक का धागा, एक बड़ा 2700 रुपया। और इनके पास से एक वाहन जो UP 32 LX 6475 जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, जिसको जो है 207 में सीज भी। तो वहीं यूपी के बांदा में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिषद पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में खाली गैस सिलेंडर और सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि क्षेत्र में घरेलू गैस की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे आम जनता को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है और ऐसे में प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, जिसका नेतृत्व महिला सभा की जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह पटेल कर रही थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है।
उन्होंने बताया कि आम लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी गैस सिलेंडर नहीं पा रहे हैं, जिससे जनता में और भी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है वो मौके पर मौजूद रहे और तमाम अधिकारी जो रहे वो मौजूद रहे और इसके साथ ही जनता को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए गए। आज महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने डीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। जिस तरह की सरकार में सभी लोग जान रहे हैं, ये जब से सरकार आई है सिर्फ इसका काम है लोगों को लाइन पे खड़ा करना। कभी गैस के लिए तो कभी कोरोना काल में, कभी आधार कार्ड के, उसने हमेशा जनता को सिर्फ लाइन पे खड़ा किया है। नोटबंदी का भी यही हाल था कि सुबह से लेकर के शाम तक लोग रोड पे खड़े होते थे, लाइन पे खड़े होते। आज परिस्थितियां ऐसी है, सरकार जबरदस्ती बोल रही है कि गैस नहीं है। गैस है लेकिन कहीं भी गैस नहीं है। अगर गैस होती तो जनता क्यों लाइन में खड़ी होती? ये सरकार जवाब नहीं दे रही। अपनी कमियों को छुपाने के लिए बस लोगों को बोल रही है कि गैस की पूर्ति है, कहीं भी गैस की पूर्ति नहीं। अगर हम लोग मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, गैस की पूर्ति अगर जल्द से जल्द नहीं की जाएगी तो समाजवादी पार्टी की सारी महिलाएं आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। तो वहीं कुशीनगर जनपद में अवैध मिट्टी खनन के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पड़ौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल छपरा स्थित बड़ा बस्ती में मिट्टी खनन का काम चल रहा था और उसी दौरान एक व्यक्ति को ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ट्रैक्टर चालक था जो अवैध खनन में लगा हुआ था और हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। न्याय की मांग को लेकर परिजन शव को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि इस अवैध खनन के पीछे प्रभावशाली लोगों का हाथ है और पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और इसी कारण उन्होंने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी है, लेकिन परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और इस दौरान असंगठित मजदूर यूनियन भी पीड़ित परिवार के समर्थन में आगे आई है और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। वही खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। ये यहाँ पर एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले 3 सगे भाई थे, कमल, आशीष और सनी। इस घटना ने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और भय का माहौल भी पैदा कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया, पहले मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर पहचान उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद से आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की नियत से पुलिस बच्ची के शव को खेत में गाड़ दिया ताकि किसी को घटना की भनक ना लगे। लेकिन जब बच्ची के लापता होने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, तब मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी कमल और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से मुख्य आरोपी सनी की तलाश में पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसके बाद से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सनी ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी आपस में सगे भाई हैं और घटना के समय वो नशे की हालत में थे। देखिए, ये बिधनू थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी 16 और 17 की रात्रि में, जिसमें एक 11 वर्षीय बालिका के साथ में ये घटना हुई थी, इसको किडनैपिंग करके और उसी के पड़ोसी जो उनके जान पहचान के ही थे, उन्होंने जो है फिर बाद में ये वर्कआउट हुआ कि उसका फिर सेक्सुअल असॉल्ट भी किया और मर्डर भी किया। ये घटना को सफलतापूर्वक वर्कआउट हमारे बिधनू थाना क्षेत्र की टीम ने और डीसीपी की टीम ने कर लिया है और 2 व्यक्तियों की इसमें पहले गिरफ्तारी कल रात्रि में हुई और उसके बाद में जो एक मुख्य अपराधी है उसको रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास मुठभेड़ के दौरान हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये मुख्य अपराधी जो सनी है, इसको पैर में गोली लगी है, ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी जो कार्रवाई है इसमें हम लोग के द्वारा की जाए। ये देखिए, जो ग्राम माधोपुर है उसके आसपास की लोकेशन से जो 2 अपराधी उनको पकड़ा गया है और जो तीसरा अपराधी है वो रात में 2 बजे के आसपास उसकी गिरफ्तारी की गई। देखिए, तो
वहीं बदायूं में हाल ही में हुए डबल मर्डर के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में दातागंज को क्षेत्राधिकारी के तिवारी का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसके बाद से उसकी जगह राहुल पांडे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ से आए युवा और तेज तर्रार अधिकारी राहुल पांडे ने दातागंज तहसील क्षेत्र का चार्ज संभालते इस सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। के द्वारा जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी दातागंज के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। शासन की मंशाओं के अनुसार अपराधियों पे सख्त कार्रवाई, जनता के प्रति अच्छा व्यवहार, उनकी समस्याओं का निराकरण, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए। आने वाले त्योहारों में जैसे रामनवमी और ईद उल फितर का त्यौहार है, पीस कमेटी की बैठक सभी जगह की गई है। जनता से और सभी लोगों से आपसी अच्छा समन्वय बना के यहाँ की जनता की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। इसके द्वारा जनपद बदायूं तो वहीं कानपुर में गैस सिलेंडर की कालेबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र में लाल बंगला बाजार स्थित नई सब्जी मंडी में अचानक से ही छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गैस सिलेंडर का भंडाफोड़ किया है। और इस कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर दबिश दी गई, जहां पर 46 से ज्यादा छोटे और बड़े सिलेंडर बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान जिन प्रमुख दुकानों पर कार्रवाई की गई उनमें से किचन सम्राट और न्यू स्वाति और कई ऐसे दुकान शामिल हैं। और इस दुकानों में घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर की वास्तविकता और साथ ही व्यवसायिक तौर पर इस्तेमाल और बिक्री पर अवैध जमा किया गया था, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है। प्रशासनिक टीम ने मौके से बरामद सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ, डोमेस्टिक सिलेंडर्स का कोई कमी ना हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि डोमेस्टिक सिलेंडर का दुरुपयोग ना हो। और यद्यपि डोमेस्टिक सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिर डोमेस्टिक का कॉमर्शियल में इस्तेमाल करना चाहते हैं या कालाबाजारी इस मौके का फ़ायदा उठा के करना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले भी 3 FIR हो चुकी हैं। आज भी लाल बंगला क्षेत्र में हमारे यहाँ एक रिपेयर सेंटर पर, एक मिठाई की दुकान इत्यादि पर 3 स्थानों पर कुल 38 सिलेंडर पकड़े गए हैं और जिस पर हम लोग FIR लिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक अन्य गुरुदेव के पास में भी एक अन्य रेस्टोरेंट में भी 5 डोमेस्टिक सिलेंडर मिले हैं, जिससे कॉमर्शियल काम वो कर रहे थे। तो इस प्रकार से 43 सिलेंडर्स हम लोग लगभग रिकवर कर चुके हैं और 4थी FIR भी हमारी हो गई है। तो शासन के निर्देश है कि कालाबाजारी में बिल्कुल सख्ती करी जाए और डोमेस्टिक सिलेंडर्स की कमी ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि जो घरेलू उपभोक्ता है वही उसका इस्तेमाल करें और उसका दुरुपयोग ना करें। तो वहीं संभल जनपद में एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर ट्रेन से कटकर एक 30 साल के युवक की मौत हो गई है। ये घटना बहजोई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रेलवे फाटक के पास ये घटना हुई है, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। मृतक की पहचान जो है वो मुलेहटा गांव के निवासी बबलू के रूप में हुई है, जो अपने साले को छोड़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में यह दुखद हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा अलीगढ़ बरेली रेलवे ट्रैक पर गुजर रही एक मालगाड़ी की चपेट में आने से हुआ है। घटना इतनी ही अचानक से हुई है कि आसपास मौजूदा लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और GRP की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं कानपुर में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत GRP पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सक्रिय लूट और चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये गिरोह लंबे समय से रेलवे स्टेशन और उसके आउटर क्षेत्र में खड़ी ट्रेनों को निशाना बनाकर यात्रियों के साथ लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिससे यात्रियों में भय का माहौल बना हुआ था। GRP की टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा और उनके कब्जे से करीब 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी, चोरी का सामान और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह खास तौर पर उन ट्रेनों को निशाना बनाते थे जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती थी और आउटर पर सिग्नल का इंतजार करती थी, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को फिलहाल धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 7/3 को गोविंदपुरी आउटर के बाद एक ट्रेन 1079 में जो है रश्मि पांडे हैं, ये अपने पति परिवार के संग यात्रा कर रही थी। उसमें 4 लड़के उनका जो सामान छीन के ले गए थे, जिसके संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके लिए हमारी 5 टीमें गठित थी और उसमें जो है CC कैमरे सबको बाज करते हुए
हरबंस मॉल थाने की मदद से, और सर्वदोष टीम हमारी इसमें सक्रिय थी। कल बीती रात इनको 5 लोग पकड़े गए जिससे चोरी का माल बरामद हुआ है, जितने कपड़े, साड़ियां और 52,000 कैश मिला है, जिनको अभी पंजीकृत जेल भेजा गया है। ये गैंग नहीं है, लोकल रहने वाले हैं, कानपुर के नौबस्ता, जूही और शिकरी क्षेत्र के हैं, और इनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा जा रहा, विधिक कार्रवाई शुरू। कुशीनगर जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र में गांव में जहां पर एक तेज रफ्तार लग्जरी बस ने एक मासूम बच्चे को कुचल दिया और मौके से फरार हो गई। हादसे के बाद से आसपास मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत ही रविंद्र नगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद से बच्चे की हालत काफी नाजुक बताते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक हादसे के बाद से वाहन लेकर फरार हो गया, जिसके बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 15 किलोमीटर तक बस का पीछा किया और उसे रोक कर जमकर तोड़फोड़ कर दी। और इस दौरान बस में तोड़फोड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे घटना ना और भी अधिक तूल पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने बस और चालक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पीलीभीत जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब जीएसटी विभाग की टीम ने अचानक से ही छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे डाला। और इस कार्रवाई के तहत कस्बे के प्रमुख व्यापारी प्रतिष्ठानों पवन मार्बल्स और अनिल आर्यन स्टोर पर एक साथ दबिश दी गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई व्यापारियों ने एहतियात के तौर पर दुकानें बंद कर दी। जानकारी के अनुसार ये छापेमारी डिप्टी कमिश्नर जीएसटी अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इस दौरान पवन मार्बल से कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने खाते, बिलिंग सिस्टम और टैक्स रिकॉर्ड की बारीकी से जांच पड़ताल की। खबरों की माने तो जीएसटी विभाग को लंबे समय से इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ टैक्स में गड़बड़ी और अनियमितताएं की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से अचानक हुई इस छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। खबर जालौन से है, जहां पर एक बेहद ही दुखद और रहस्यमयी घटना सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना कुठौदा को क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर गांव के बाहर एक बबूल के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला है। सुबह जब ग्रामीणों की नजर पेड़ पर पड़ी तो यह दृश्य देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक शराब का आदी था और घटना वाली रात वो घर से अचानक ही गायब हो गया। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल सका। सुबह गांव के बाहर पेड़ से लटका उसका शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं अयोध्या में नए साल के पावन अवसर पर श्रद्धा और आस्था का एक विशेष दृश्य देखने को मिला है, जब भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर नवीन ध्वज आरोहित किया गया। धार्मिक परंपराओं के विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज के समय समय पर बदला जाता है और इसी क्रम में नववर्ष के शुभ अवसर पर पुराने ध्वज को उतारकर नया ध्वज स्थापित किया गया है। और इस आयोजन ने न केवल मंदिर परिसर में आध्यात्मिक वातावरण को और भी दिव्य बना दिया है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भी उत्साह और भक्ति का संचार किया है। मंदिर व्यवस्था से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल नागरकट्टे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि परंपरा मंदिर के धार्मिक गरिमा और आस्था का प्रतीक है। ध्वज परिवर्तन के दौरान विधिवत पूजा अर्चना की गई और वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद ध्वज के शिखर पर स्थापित किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और परिषद में मौजूद रहे लोग भी इस दिव्य क्षण के साक्षी बने। नववर्ष के साथ इस धार्मिक आयोजन ने अयोध्या में एक विशेष धार्मिक ऊर्जा का संचार किया है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।